उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लावा क्षेत्र में कट्टरपंथी दुस्साहस का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जहां केंद्र सरकार के सुरक्षा बलों में एक विभाग में तैनात एक इंस्पेक्टर चरमपंथियों की करतूतों से परिवार सहित पलायन करने को मजबूर हो गया। मामला बेहद संवेदनशील है, आपको जानना उतना ही आवश्यक। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें घर छोड़कर जाने की या फिर जान से हाथ धोने की धमकियां मिल रही थी। पीड़ित परिवार को धर्म परिवर्तन का उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। दलित समुदाय से आने वाले इंस्पेक्टर के परिजन सभी प्रशासनिक चौखटों और आयोग के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं और उन्हें कहीं से भी न्याय नहीं मिला। उल्टा बताया तो यह भी जा रहा है कि पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आप जरा समझिए, लगभग 98% मुस्लिम आबादी से घिरा इंस्पेक्टर का परिवार हर दिन कोई ना कोई नई प्रताड़ना झेलने को मजबूर है। उनका आरोप है कि उनके घर के सामने अवैध मस्जिद, मदरसा इत्यादि बना दिया गया है। यहां से कानफोड़ आवाज लाउडस्पीकर पर सुनाई देती है। बाहर से अनजान अजनबी लोगों का जमावड़ा रहता है। उनके घर के सामने लोग जमे रहते हैं। पीड़ित परिवार के घर के मुख्य गेट की तरफ लगाकर सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया गया। रोकने या टोकने पर इंस्पेक्टर के परिवार पर भीड़ का उपद्रव शुरू हो जाता है। अब सोचिए, एक इंस्पेक्टर का ये हाल है, उनके परिवार का ये हाल है, तो हमारी आपकी क्या बिसा। इस कट्टरपंथी घटनाओं का शिकार बच्चे और महिला सब होते हैं। भारत के आंतरिक दुश्मनों से लड़ रहा है ये वर्दी वाला। जमीन और जायदाद की लड़ाई हार रहा है। उनका कहना है कि अत्यधिक मानसिक दबाव, तनाव से उनके काम पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। ये नकारात्मक दबाव सीधे सीधे देश की सुरक्षा के ऊपर एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, माना जा सकता है। लैंड जिहाद से पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके इलाके में कई हिंदू परिवार लव जिहाद का भी शिकार हो चुके हैं। सिर्फ लैंड जिहाद का मामला नहीं है, लव जिहाद के भी कई मामले यहां पर सामने आए हैं। एक बार तो मजबूरन इस परिवार में घर के आगे बिकाऊ का बोर्ड लगा दिया गया था। पीड़ित परिवार ने अंतिम उम्मीद सुदर्शन न्यूज को मानकर न्याय की गुहार हमसे लगाई। सुदर्शन न्यूज सदा राष्ट्र के रक्षक वर्दी वालों के साथ और सभी प्रकार के जिहादियों के विरोध में खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। इस पूरे मामले में नौकरशाही विभाग को भी देखना चाहिए, क्योंकि लैंड जिहादियों के दबाव में पीड़ित इंस्पेक्टर के परिवार को कुछ प्रशासनिक अधिकारी टॉर्चर कर रहे हैं। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने जो संकल्प लिया है, आज सुदर्शन न्यूज उसे चरितार्थ करने जा रहा है। हम कट्टरपंथियों से घिरे पीड़ित परिवार की पीड़ा आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आरोपियों के साथ उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे। छांगुर पीर, शमसुल हुदा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी के मामलों में भी सुदर्शन न्यूज ने नौकरशाही जिहाद सबूत के साथ बेनकाब किए थे। एक सवाल नकली दलित हित चिंतकों से भी है। जातिवाद पर बनी तमाम नकली आर्मी तथा कथित संगठन इस दलित परिवार के मजहबी टॉर्चर पर चुप क्यों हैं? क्या सामने आरोपी मुस्लिम होने की वजह से उनकी ताकत खत्म हो जाती है क्या? उनका निर्माण केवल हिंदुओं में आपसी फूट डालने के लिए किसी साजिश के तहत किया गया है क्या? ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इंस्पेक्टर सुमित के साथ ये जो हो रहा है उसमें ये लोग ने चुप्पी साध रखी है। वजह साफ है कि जो आरोपी हैं वो मुसलमान हैं और जो पीड़ित है वो दलित परिवार है। शायद इसीलिए इनके पैरों में वो तुष्टीकरण वाली बेड़ियां जकड़ जाती हैं, अकड़ जाती हैं और ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। इंस्पेक्टर सुमित के लिए जातिवाद गिरोह चुप क्यों है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और आज हम इन्हीं सवालों को आधार बनाएंगे और इसी पर बात करेंगे। ये अक्षम्य दुस्साहस जो दिखाई दे रहा है इन जिहादियों का, उसकी बात बहुत आवश्यक हो जाती है। ये कुछ स्क्रीनशॉट में हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था इन्हें। दलित इंस्पेक्टर को
किस प्रकार से मजहबी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, जरा आप देखिए, समझिए और अंदाजा लगाइए कि आज जस्ट ओनली बिकॉज कि पीड़ित दलित है, आरोपी मुसलमान है, तो इस पर तमाम राजनीतिक दलों ने भी चुप्पी साध रखी है। तमाम जो आर्मी आप देखते हैं, भीम आर्मी, फलाना आर्मी, ढिमकाना आर्मी, ये तमाम लोग जो दलितों के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक बड़े मंच के तौर पर दिखाए बताए जाते हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। बता दें आपको कि हमारे साथ पीड़ित जुड़ गए हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और बेहद महत्वपूर्ण है ये पूरा मामला। सर, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ पर। सीधा सवाल है, आपको किस स्तर पर सबसे ज्यादा निराशा और अन्याय महसूस हुआ, प्रशासनिक स्तर पर या सिस्टम में बहुत बड़ा कोई लूप होल है जिसकी वजह से आज इस प्रकार से आप लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? पूरा मामला भी आप चाहें तो आप दर्शकों से साझा कर सकते हैं। सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा अपने डिवाइस को, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा, तब आपकी आवाज आएगी। सर, हमको पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन, वहां से हमको सबसे ज्यादा निराशा मिली है। हमारे पास में सभी प्रूफ, दस्तावेज और सभी साक्ष्य होते हुए भी पुलिस विपक्षियों के ऊपर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पास में माननीय उच्च न्यायालय से ये प्रमाणित दस्तावेज है, माननीय उच्च न्यायालय के प्रमाणित दस्तावेज, इनको भी पुलिस मानने से इनकार कर रही है। और अभी तक हमने लेके एसपी, आईजी, डीआईजी सभी लोगों को हमने इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। और मतलब जो हमारे साथ में प्रताड़ना हो रही है, झूठी एफआईआर लिखवाई जा रही हैं और दस्तावेजों को कूट रचित करके एफआईआर लिखवाई जा रही हैं, उससे हम बहुत अधिक निराशा में हैं और बहुत ही अधिक हम कष्ट झेल रहे हैं। हमारा पूरा परिवार पलायन करने को एकदम वो हो गया है, मजबूर हो गया है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे में हमारे साथ में क्या होगा, क्या नहीं होगा। और लगातार धमकियां मिल रही हैं, लगातार हमारे ऊपर वो बनाया जा रहा है, गिरोह बनाकर हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। और इन लोगों ने झूठे दस्तावेजों के ऊपर एफआईआर दर्ज की। जब हमने इसकी शिकायत हमने एसपी महोदय से की तो उन्होंने उल्टा और हमारे ऊपर लांछन लगा दिए, जो तत्कालीन एसपी थे। बाद में जब नए एसपी साहब आए, उन्होंने उसकी सही से जांच करा के हम लोगों का नाम, हमारा नाम निकलवाया, लेकिन लगातार फिर भी, और उनके जाने के बाद में फिर से वही प्रताड़ना शुरू हो गई। अच्छा, ये मजहबी प्रताड़ना किस प्रकार से हुआ? मैं चाहूंगा थोड़ा शुरू से आप शुरू करें ताकि लोग समझ पाएं ये पूरा मामला क्या है। क्या आपको वाकई में धर्म बदलने या इलाका छोड़ने की धमकियां दी गई? लगातार हमको धमकियां दी जा रही हैं और ये शुरुआती ये है कि हमारा घर 3000 मुस्लिमों के बीच में अकेला हिंदू परिवार है और इसका, लेकिन पुलिस प्रशासन इस चीज को मानने के लिए नहीं तैयार है। जब हमने इसकी शिकायत की कि ये लोग, मुस्लिम लोग मिलकर हमारे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, मरे हुए लोगों का बयान लिख के हमको जवाब में दे दिया कि नहीं, इनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे पास में ऑडियो, वीडियो सभी चीजें हैं। धीरे धीरे करके वो हम लोगों को दबाव बना रहे हैं कि यहाँ आपका अकेला घर है तो यहाँ इसको छोड़ के चले जाओ, हम इस पर कब्जा कर लेंगे। आप सीसीटीवी फोटोज में देख पा रहे होंगे कि वो लोग गिरोह बनाकर हमारे घर में आए, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया और उन्होंने कुछ असलहे दिखाए जिससे कि हम लोग प्रताड़ित हो जाए। बताइए, आप इंस्पेक्टर हैं, आपके कंधे पर सितारे हैं और तमाम आप कह सकते हैं कि एक वर्दी है, इन सब का भी कोई डर नहीं है क्या उन लोगों के भीतर? सर, वो लोग, उनके ऊपर किसी एक बड़े आदमी का हाथ है। वो हमेशा कहते हैं कि हम इनसे ये करवा देंगे। अब हम यहाँ पर खुल के नहीं बता सकते, पता नहीं किनका मौलाना, मौलवी का नाम लेते रहते हैं और कितने बड़े बड़े नेताओं से वो लोग जुड़े हुए हैं। और जो पुलिस प्रशासन है वो भी वहां पर बिका हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, चंदा करके पुलिस को पैसे पहुंचा देते हैं। अगर 20 लोग हैं, 10-10 हजार चंदा करके 2 लाख दे दिए तो उसके बाद में हम लोग तो एकदम धराशायी हो जाते हैं। हमारे पास में इतना पैसा नहीं है पुलिस को खिलाने के लिए। हम 10 सालों से लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। एक बार जरा मुझे जरा बताइए कि वहाँ की डेमोग्राफी कैसे बदली एकदम से, मस्जिद कैसे बना वहाँ पर, क्या उसका इतिहास है, किस प्रकार के लोग वहाँ पर धीरे धीरे बसते चले गए और आज की संख्या ना के बराबर हिंदुओं की कैसे वहाँ पर बची? सर, ऐसा था, पहले हमारे दादी, बाबा, पिताजी सब लोग जब रहते थे उस समय पर कई हिंदू परिवार रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि हमारे दादी, बाबा, पिताजी ये लोग बताते हैं
कि जब मुस्लिमों का बसना शुरू हुआ, एक एक दो दो करके वो लोग घेरना शुरू किए। इन लोगों का ये रहता है कि जहां पर एक जमीन खरीदी, बगल में दूसरी, तीसरी, चौथी करके घेरना शुरू किया, उनके घर में मतलब प्रताड़ना शुरू की। जैसे आज हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, वैसे ही उस समय उनको भी प्रताड़ित किया गया। फिर उनको मजबूरन घर छोड़ के जाना पड़ा। यहाँ तक कि हमारे पड़ोस में भी जो लोग रहते थे वो रातों रात अपना थैला उठा के चले गए, और हमको आज तक खबर नहीं मिली कि ये लोग कैसे गए, क्यों गए और किसको बेच के गए। ऐसे ही घर बेच बेच के चले गए, और केवल हमारा अभी घर बचा हुआ है। और ये सामने जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये पहले मदरसा हुआ करता था। इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब इसके बारे में हमने शिकायत किया तो अभी हाल ही में इन्होंने 2024 का पता नहीं किस तरह से इन्होंने रजिस्ट्रेशन दिखा के इन्होंने इस तरह का वो कर लिया। और यहाँ पर पहले वो क्या बोलते हैं, बकरा ईद पर वो सब काटे जाते थे, जानवर काटे जाते थे। और ये इसका पूरा मल्लावा गवाह है, लेकिन कोई हमारे पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा, जब आपने पक्ष की बात की तो जरा मुझे बताइए, क्योंकि पूरा पैनल हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूजा जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एक बार स्वागत उनका कर लेते हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अभी मैम और सर, हम लोग अभी पीड़ित जो हमारे साथ हैं वहाँ के, उनसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बने रहिएगा, इनसे ज़रा समझ लेते हैं पूरा मामला। देखिए, अब चूंकि आपने पूरा मामला बताया, तो ज़रा मुझे ये भी बताइए, आपने पक्ष की बात की, तो ये तमाम संगठन हैं दलितों के लिए आवाज़ उठाने वाले, भीम आर्मी से लेकर तमाम बड़े बड़े नाम हैं जो कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, दलितों के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो तमाम दावे करती हैं। कोई आप लोग के साथ खड़ा हुआ, किसी ने आपको सहारा दिया इस मुश्किल समय में या नहीं, ज़रा ये भी स्पष्ट कर दीजिए आज। सर, हमको किसी ने सहारा नहीं दिया। हमने सबसे निम्न स्तर से लेकर सबसे उच्च स्तर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी हमने प्रार्थना पत्र प्रेषित किए, और छोटा मोटा नहीं, 700-800 पन्नों के प्रार्थना पत्र प्रेषित किए हैं, लगभग 1000। और लेकिन फिर भी किसी ने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिस का सिस्टम ऐसा है कि घूम फिर के सारे जो प्रार्थना पत्र हैं लौट फिर के उसी थाने में आते हैं, वहां से जांच मांगी जाती है। और वो लोग क्या करते हैं कि जांच में अपने आप को बचाने के लिए और लोगों से पैसा ऐंठने के लिए इस तरह की रिपोर्ट लिखाते हैं कि उसमें हमारी ही गलती दिखाते हैं और अपनी कोई गलती नहीं दिखाते हैं। वो जो दस्तावेज जितने भी लगाते हैं सारे फर्जी। हमने इतनी बार, कम से कम 500 बार ये प्रार्थना पत्र लिखा होगा कि सभी दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। जो ये मतलब हमको गाली गलौज करते हैं, घर पे आके इन्होंने इस तरह की बदतमीजी की, तो इस सब चीज की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। लेकिन पुलिस इस चीज की ना ही जांच कराती है, ना ही कुछ करती है। मरे हुए लोगों का बयान दिखा देती है कि ऐसा कुछ नहीं पाया गया, और ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर FIR दर्ज है। और FIR किस बेस पर दर्ज है, ये हमारे पास में हाई कोर्ट से प्रमाणित दस्तावेज है। और हाई कोर्ट से प्रमाणित दस्तावेज में भी ये है कि पुलिस प्रशासन मतलब जब हमने इन दस्तावेजों को लगाकर SP हरदोई को लेटर लिखा, तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, इन लोगों के ऊपर आपराधिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस मतलब जितने भी विपक्षी लोग हैं, क्योंकि उसमें साक्ष्य थे सुमित जी। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने अभी तक FIR नहीं दर्ज की। जहां तक कि पुलिस अधीक्षक ने खुद बोला RTI के तहत कि हाँ, इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन मल्लावा थाना नहीं मान रहा है। 26 थानों में से 20 थानों ने कहा कि इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रमाणित दस्तावेज हैं, हमारे पास में साक्ष्य हैं। लेकिन पुलिस मानने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं। ये लोग जो जय भीम की दिन भर बात करते हैं, नारे लगाते हैं, बहुत उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं कि कल को हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो जय भीम बोलते हुए लोग आएंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज, वो भी जरा बता दीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह उम्मीद लगाए रहते होंगे कि कल को हमारे लिए कोई दिक्कत होगी तो वो खड़े रहेंगे। ये केवल एक फर्जी बातें हैं। इस तरह से लुभावनी बातें करके लोगों को मतलब अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्शन करने की बात है, लेकिन जब समस्या की बात होती है तो कोई साथ में खड़ा होने को तैयार नहीं होता है। यहाँ तक कि अभी तक कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा नेता, चाहे भीम आर्मी का हो, चाहे कोई भी नेता हो, उसने अभी तक हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे दस्तावेजों को विवेचना में तक शामिल नहीं करवा पाया गया। ठीक है, ओके। और आप सुमित जी अब प्लीज बने रहिएगा। अब जब हम थोड़े हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ गए, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं भूपेंद्र यादव जी की तरफ बढ़ूंगा, उसके बाद पूजा जी मैं आ रहा हूं। भूपेंद्र जी, जब एक इंस्पेक्टर का ये हाल है तो हम क्या उम्मीद करें? मतलब आज एक वर्दी वाला अगर असुरक्षित है प्रदेश में, तो आम नागरिक सुरक्षा की गारंटी की उम्मीद कैसे करे, ये जरा बताइए भूपेंद्र यादव जी।
सर एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा डिवाइस को, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी आप आशीष जी, हाँ, सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार और पूरे नमस्कार। देश की सम्मानित जनता को भी नमस्कार करता हूं। ये हमारे जो कस्टम का इंस्पेक्टर साहब हैं, ये जो दर्द भरा इस गाथा को सुना रहे हैं इस आजाद भारत में, ये तो बहुत दुखद और निंदनीय है। ऐसा इनके साथ जो हो रहा है, हम नहीं समझते हैं कि इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ हो। इसके लिए सरकार जो है ना, इनको सुरक्षा व्यवस्था, हम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इनको तुरंत जो है ना, इनको सुरक्षा मुहैया कराए। और जो इनके पीछे लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, जो है हमारा संविधान इजाजत नहीं देता कि आप किसी को जो है ना घर से भगा दीजिए, मजबूर कर दीजिए। इसके लिए हम आग्रह करेंगे, क्योंकि यह मामला यूपी का है। मैं यूपी से तो नहीं आता, लेकिन भाजपा का एक जिम्मेवार प्रबुद्ध नागरिक और प्रवक्ता होने के नाते मैं आदरणीय योगी जी से और वहां की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मैं जरूर अपील करूंगा कि ऐसे अधिकारी को आप सिर्फ अपील नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपील नहीं करेंगे भूपेंद्र जी, आपकी जिम्मेदारी है, आप यहाँ पर बैठे सुमित जी की आवाज सरकार तक पहुंचाएं। एकदम। अब सुनिए, मैं सीधे कहता हूं कि ऐसे लोगों को सुरक्षा देते हुए और जो कट्टरपंथी टाइप के जो लोग हैं वहां, उनके ऊपर एनएसए का धारा लगा करके उनको जेल में त्वरित कार्रवाई करके उनको घर को बुलडोजर से बुलडोज किया जाए। या देश के अंदर में यह आजाद भारत है रे भाई, हमारा दलित परिवार है, हमारे देश के हैं, और हमारे अफसर आने के साथ इस तरह की बात यदि होती है तो यह बहुत दुखद है, निंदनीय है। संविधान इसका इजाजत नहीं देता और सीधा एक्शन होगा। आज के बाद इनको सुरक्षा भी मिलेगी। और मैं अपील क्या करूंगा, मैं बात करूंगा इस मैटर पर। यह संदेश सरकार, हमारी यूपी सरकार सुन रही है आपके चैनल के माध्यम से। इनके सुरक्षा के साथ इन जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत कर रहे हैं इनके साथ, उस पर एनएसए का धारा लगा करके त्वरित कार्रवाई करके जेल में बंद होनी चाहिए। भूपेंद्र जी आप बने रहेगा। सपा की प्रवक्ता पूजा जी हमारे साथ हैं। पूजा जी, आपके पीडीए परिवार का एक सदस्य बहुत पीड़ित है, प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी सपा की। आशीष जी आपको नमस्कार और साथ ही प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। अभी जो पीड़ित बात कर रहे हैं आप, हम सुन रहे थे उनको जब आपने शुरुआत में उनसे वार्तालाप चालू किया हुआ था जी। तो उन्होंने जितनी भी समस्याएं बताई अपनी, आशीष जी उन्होंने बताया कि वो सिस्टम की कितनी जो है, सिस्टम द्वारा कितने मारे गए हुए हैं। वो जितने जो पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, वो जो एरिया में परेशान कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है परेशानी की बात ये है कि एक जो है विभागीय व्यक्ति आपको लगातार एप्लीकेशन लिख रहा है, उस एप्लीकेशन का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री तक एप्लीकेशन लिख रहा है। तो बस कल्पना कर लीजिए कि आम नागरिक की क्या हालात होंगे, उनके एप्लीकेशंस का कितना संज्ञान लिया जाएगा। अभी आप बार बार जो है जो पीड़ित हैं उनसे आप पूछ भी रहे थे कि कौन नेता आया, किस नेता आया, कि आपने जो है, उन्होंने बोला कि नहीं भीम आर्मी का कोई नेता नहीं आया, किसी ने हमारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी करवाने का प्रयास नहीं किया। आपने एक बार भी इनसे पूछा कि जब जो है जब आप एप्लीकेशन देते रहे और आपके एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं मिले, उसका लुकआउट नहीं देखा जा रहा, तो दरकिनार किया जा रहा, तो आप कोर्ट गए क्या? आपको पता है कि या विपक्ष के पास गए क्या? ना तो जो है पीड़ित विपक्ष के पास गए, ना ही उन्होंने किसी को अप्रोच किया। वो जो लीगल चीजें होती है उसको भी प्रॉपर नहीं किए। मैं उनका कमी नहीं बता रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप देखिए कि देश में, उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। इससे पहले हम आप बैठ करके एक और डिबेट किए थे, एक डिबेट किए थे मेरठ को लेकर के, जहां पर पूरे हिंदुओं के जो कॉलोनी थी उसमें एक मुस्लिम ने घर खरीद लिया हुआ था, उसमें फिर जाकर के पूरे हिंदुओं ने ताला लगा दिया। वो लड़ाई चल रही है कि घर क्यों बेच दिया, इसने घर खरीद लिया, एक मुस्लिम क्यों आ गया, वो कह रहा भाई मैं बेच भी दूंगा। तो आप सोचिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है कि अगर कोई बाहुल्य है, उसमें कोई एक व्यक्ति आ जा रहा है तो उसके ऊपर जाति की जाएगी और प्रशासन हमारा मुक्त दर्शक बना रहेगा। और आप जैसे जिम्मेदार मीडिया वाले वो ये प्रश्न करेंगे कि भीम आर्मी कहाँ थी, समाजवादी पार्टी कहाँ थी? न तो प्रशासन समाजवादी पार्टी के पास में है, न तो भीम आर्मी के पास में है, सरकार के पास में, ना ही कोर्ट जो है समाजवादी पार्टी के पास में है, ना भीम आर्मी के पास में है। तो बेहतर होगा कि इस जो प्रक्रिया चल रही है। नहीं पूजा जी, अब चूंकि आपने इतनी महत्वपूर्ण विषय पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, आपने कहा कि भाई हमारे पास नहीं आए ये लोग, मैं आपसे समझना चाहूंगा हाथरस के जो पीड़ित थे
वो कोई इनविटेशन कार्ड भेजे थे आप लोगों को, या अखलाक की तरफ से कोई, उनके परिवार की तरफ से आपको इनविटेशन कार्ड आया था जहां आप लोग पहुंचे थे? आप पूछिए ये आशीष जी, अभी आप पता कर लीजिए कि जो पीड़ित हैं इनका मामला कितने लोगों को इन्फॉर्मेशन है। आप जैसे चैनल जब चलाते हैं मैं और आपसे संज्ञान पूछ में रहा आता हूँ है पूजा जी, तब मैं बिल्कुल आपसे पूछ स्वतः रहा हूँ। संज्ञान चलिए लिया अब जाता है। मैं मानता हूँ बिल्कुल। भाई, ये जो पीड़ित हाँ। हमारे साथ बैठे हैं सुमित जी, इंस्पेक्टर जो हैं कस्टम के, ये नहीं गए आपके पास, चलिए इनकी हो सकता है अभी मैं पूछूंगा इनसे क्या पता इन्होंने आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश की हो, क्योंकि अखिलेश जी बड़े नेता है भाई, उन तक पहुंचना इतना आसान तो है नहीं। लेकिन आपसे समझना बहुत क्या जरूरी बात कर रहे है, हैं? आपसे समझना बहुत जरूरी है मैम, कि आप बताइए जो हाथरस का मामला रहा हो या कई मामले हैं, अभी मैं गूगल करूं तो बहुत सारे मामले ऐसे दिख जाएंगे जहां पर नेता विपक्ष जो हैं, अभी माता प्रसाद पांडे जी भी पहुंचे थे संभल, ऐसे ये लोग कैसे आप लोग वहां पर एक्टिव हो जाते हैं? क्या आज यहाँ आप पर जैसे सोनी जिम्मेदार- की आप पीड़ित जिम्मेदार- दलित आप है, जैसे जिम्मेदार पूजा जी चैनल- पीड़ित दलित है, आरोपी मुसलमान है, जैसे- इसलिए इस पर चुप्पी साधना जरूरी होता है, कुछ ऐसा कुछ? आशीष जी देखिए, जबरदस्ती का एंगल मत घुसेड़िए। जब जो है आप जैसे जिम्मेदार चैनल चलाते हैं, चीजों को संज्ञान में आता है तो पता चलता है कि हाँ कहाँ पे समस्याएं चल ठीक है रही हैं। पूजा जी, अब मैं अब ये उम्मीद जरूर आपसे करूंगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही सही, इस डिबेट के माध्यम से सही, समाजवादी पार्टी को पूरे मामले की जानकारी हो गई है पूजा जी के थ्रू। अब मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी ऊपर पहुंचेगी, तमाम बड़े नेताओं को पहुंचेगी, हरदोई के जिला अध्यक्ष को पहुंचेगी, और समाजवादी पार्टी कल इस परिवार के साथ मुझे खड़ी दिखाई देगी। ये तो उम्मीद हम कर सकते हैं आपसे, पीडीए परिवार का सदस्य पीड़ित है। कल क्या, हम तो आज ही खड़े, हम ठीक तो है। हर उस व्यक्ति के साथ में खड़े जो प्रताड़ित है, जिसके साथ में जाति की जाएगी, आपके साथ में आशीष जी जाति की जाएगी, हम आपके साथ में भी खड़े रहेंगे। भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनके साथ में जाति की जाएगी तो हम उनके साथ भी खड़े नहीं, रहेंगे। अभी तो पूजा जी, हम हर अभी तो उस मुझे व्यक्ति के साथ अभी में तो खड़े मुझे आप हैं। बैठी हुई दिखाई दे रही, खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप परिवार के अगर साथ आप जाकर खड़ी लिटरल होंगी, मीनिंग चले जाएंगे तो आपसे ज्यादा लिटरल मीनिंग में जा सकते हैं, परिवार word by के word। साथ जाकर तो आप खड़ी होंगी, फिर मुझे उम्मीद है। गंभीरता से अगर डिबेट की जाए तो ज्यादा बेहतर मैं होगा ना। गंभीरता से डिबेट कर रहा हूँ, और गंभीर सवालों का अगर जवाब मैं गंभीरता आपसे से जब डिबेट देता कर हूँ रहे तो आप होते इधर तो उधर की बात करती है खड़ी पूजा और जी। बैठी की चर्चा मुझे नहीं चल उम्मीद रही है होती ना कि आप आशीष जी। वहां पर खड़ी नजर आएंगे, पूरा आशीष आप जी, क्या, आप गंभीरता पार्टी के से जिला चर्चा अध्यक्ष जो भी करिए। हरदोई से हैं वहां पर लिटरल जाके मीनिंग खड़ी पे जो नजर है आएंगे, मुझे जाएंगे ना तो उम्मीद फिर है। लिटरल पे डिबेट अखिलेश रह जी तो नहीं जाएगी। इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो नेता है वो जरूर इस पर कुछ प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन हमारे साथ सुमित जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुमित जी, आपने सुना दोनों ही पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप चूंकि वहां पर लंबे समय से रह रहे होंगे, जन्म से रह रहे होंगे, जब आप वहां पर रह रहे होंगे पहले, तो वहां पर उस दौरान भी समाजवादी पार्टी की सरकार 17 से पहले तो थी ही, तब क्या आप लोगों के लिए वहां रेड कारपेट बिछाया जा रहा था, सब कुछ ऑल इज वेल था उस समय, या दिक्कतें अभी 2017 के बाद शुरू हुई? नहीं जी, पहले से ही हमारे साथ में इस तरह का शुरुआत से ही है। ये जो सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, ये पहले एक मदरसा हुआ करता था और बिल्कुल खुला मदरसा था, और इसके बगल में अभी भी मदरसा है। यहाँ पर पहले बकरा ईद में और ऐसे पर्व पर ये मतलब वो एक बूचड़ खाना टाइप का चलाया जाता था, और इसका पूरा गवाह है। और आप इसको मतलब वेरीफाई करवा सकते हैं पूरे मल्लावा से, अगर कोई सच्चा बोलने को तैयार हो। और जैसा कि अभी एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे, जैसे मैडम ने बोला कि आप क्या कोर्ट का आपने सहारा लिया, क्या आपने विपक्ष की पार्टी का सहारा लिया? हाँ जी मैडम, हम गए थे, माननीय उच्च न्यायालय तक गए हैं हम। वहां पर अब पुलिस, अगर आप पुलिस की कार्रवाई आप समझेंगे, जब हम एफआईआर क्वेश्चन के लिए गए तो पुलिस ने ये कह दिया कि नहीं नहीं, हमने तो इसमें चार्जशीट बना दी है, इसलिए जो है अब एफआईआर क्वेश्चन का मामला नहीं बचा। तो पुलिस ऐसे ही खेलती है, प्रशासन ऐसे ही खेलता है। अब जब वो ये बोल देंगे कि हमने चार्जशीट बना दिया, अब हम इसको प्रेषित कर दिया है, हमने माननीय मतलब न्यायालय को, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें हमने प्रेषित कर दिया है, तो उसमें उसके बाद में फिर ये होता है कि एफआईआर तब तक क्वेश्चन नहीं होगी जब तक चार्जशीट नहीं पहुंचेगी। और चार्जशीट आज की डेट तक नहीं पहुंची है, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, और पुलिस लगातार ये कह रही है हमने प्रेषित कर दिया, और आरटीआई के जवाब घुमा घुमा कर दे रही है। हमने कम से कम 200 आरटीआई दिए होंगे अपने हरदोई पुलिस को। और आपने जैसा कहा विपक्ष के नेताओं से, हमने सभी नेताओं से, जो छोटे स्तर के हैं, बड़े स्तर के, सबसे हमने कांटेक्ट किया है, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हुआ है। मान लीजिए सत्ता पक्ष के लोग आपकी नहीं सुन रहे थे, तो क्या अपने विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी जो नंबर 1 पार्टी है प्रदेश की, आप उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं किए? छोटा सा जवाब इस पर दीजिए। अगर यदि विपक्षी लोग उसी पार्टी से ही जुड़े हों तो उस पार्टी तक पहुंचकर उल्टा हमारे ऊपर ही फजीयत हो जाए, तो फिर हम ऐसी पार्टी के पास में कैसे अपना वो लेकर जाएंगे अपना मुद्दा?
पीड़ित हमारे साथ कनेक्ट हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, सभी से बातचीत कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी, बिना किसी लॉन्ग लपेट के सीधा सवाल है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की कितनी बड़ी विफलता है कि आज एक इंस्पेक्टर इस प्रकार से पीड़ित है और टीवी चैनल के सहारे वो बैठा है, मदद मांग रहा है। भूपेंद्र जी, ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे इंस्पेक्टर साहब आशीष जी हमारे देश के डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, पढ़े लिखे हैं और एक पदाधिकारी भी हैं। और इनके साथ जब इस तरह की बात हो रही हो तो हमारे आदरणीय जोगी जी जीरो टॉलरेंस की नीति रखे हुए हैं, इसमें गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और खास करके उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो, पूरे देश में किसी को यह इजाजत नहीं देती है कि किसी को कोई डरा धमका करके भगा दे। कानून की राज है, इनकी रक्षा सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है और बहुत जल्द इनको एकदम सुरक्षा मिलेगा मेरे भाई, गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये जो मानवाधिकार की बात करने वाले लोग हैं, जो हमारे देश में विपक्षी के लोग हैं, हमारी बहन वो बोल रही है सपा प्रवक्ता, वो तो खाली गुड गुड बात करते। ये लोग जानते हैं, ये लोग पलायन, दंगा और जो है ना माफिया राज पर बात नहीं करते, ये लोग मानवाधिकार का गुहार लगाते हैं। तो ये नीति लगा करके सॉफ्ट कॉर्नर बना करके इन लोगों को मनोबल देना किसी एक धर्म विशेष के लोगों को, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए मेरे भाई। आज देख लीजिए बांग्लादेश में क्या स्थिति हो गया, वेस्ट बंगाल में क्या हो गया। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश में जो है ना डीप स्टेट बनाने का इनका जो सोच है, ऐसी घिनौना सोच को हमारे देश की सम्मानित जनता, मेरा तो ऐसा, इसमें थोड़ा मेरी थोड़ी सी अलग है। नहीं भूपेंद्र जी, मेरी थोड़ी अलग है। हम बांग्लादेश की बात तब करें जब हम अपने देश में रह रहे हिंदुओं को सुरक्षित करें। राइट, नहीं, हम यही तो बात कहा कि ये मानवाधिकार की बात करते लोग गैंगस्टर को बचाने के लिए, ये मानवाधिकार की बात करते ये लोग दंगा को दंगाई बलवाई को बचाने के लिए। लेकिन एक हमारे जो है डायनामिक पर्सनालिटी यूपी का हमारा जो एक अफसर को बचाने की बात नहीं होती। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत निंदनीय है। इसकी कोटि कोटि भ्रष्टाचार करते हैं और बहुत जल्द इनको सरकार सुरक्षा देगी। ये आवेदन जो है ना एकदम सरकार को अभी दें और त्वरित कार्रवाई करते हुए एनएसए गैंगस्टर एक्ट के धारा के तहत जो है ना वैसे जो इनको प्रताड़ित कर रहे हैं उनको अरेस्ट की जाएगी। गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पूरी सरकार आपकी है, आपकी साथ है और किसी धर्म और जाति को हम लोग बढ़ावा नहीं देते। ठीक है सर, लेकिन इस धरती पर सबको रहने का अधिकार है मेरे भाई। यह देश आजाद भारत है, इसमें कोई मतलब कोई भी चाहे कि किसी को भगा दे तो हम लोग नहीं ऐसा होने देंगे। मैं भी लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। लखनऊ से हरदोई कितना दूर है मुझे पता है। और उसके बाद अगर ये स्थिति है तो फिर मुझे लगता है कि इस पर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि लंबा समय हो गया सर इनको स्ट्रगल करते हुए। एनीवेज, आप प्लीज़ बने रहेगा। जो सुमित हमारे साथ कनेक्ट हैं, जो पीड़ित हैं, बताइए मुझे ज़रा आप, यहाँ की डेमोग्राफी तो आपने बता दी कि भाई बड़े पैमाने पर मुसलमान यहाँ पर रहते हैं, ये आपका ही परिवार जो है बुरी तरीके से इनसे घिरा हुआ है। इससे पहले कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर पलायन हुआ, कितने लोग यहाँ से छोड़ कर गए हिंदू परिवार हमारे, और कहाँ गए, ये जरा बताइए तमाम दर्शकों को। आज हम जानना चाहते हैं, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आखिर किस प्रकार से प्रताड़ित सिर्फ आप नहीं, आपसे पहले भी लोग हुए हैं यहाँ। बहुत सारे लोग, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था वो एक लाला का बाजार है, लाला जी रहते थे वहां पर, और पूरा का पूरा एक एरिया वैसा था कि वहां पर रहते थे। फिर धीरे धीरे करके वहां एक उसको मतलब उसके बगल में नसरत नगर पनपा, नसरत नगर 1, नसरत नगर 2। मेरा मोहल्ले का नाम है नसरत नगर 1 और नसरत नगर 2 बगल में है, मिर्जापुर उसके बगल में है। ये सारे मोहल्ले बाहुल्य क्षेत्र में हैं और हमको लगातार प्रताड़ना मिली है शुरू से ही। उस समय सपा की सरकार थी, उस समय हम लोग बोलने के काबिल भी नहीं थे। जब हमने बोलना शुरू किया उस समय पर फर्जी एफआईआर का सिलसिला, हमारे परिवार के सबसे छोटे मतलब जो लचीला सदस्य मेरा छोटा भाई है, उसको फंसाकर, उसको ऑनलाइन गेमिंग में फंसाकर खातों पर पैसे का लेन देन करके हमारे परिवार से लाखों रुपए लूटे। 50 लाख रुपए तक विपक्षियों ने लूटे हैं और उसके आधार पर उल्टी एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज करवा दी। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, सुमित प्लीज बने रहिएगा। मुझे पूजा जी की मुस्कुराहट से एतराज है। पूजा जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? पीडीए का आपके परिवार का एक व्यक्ति इतना पीड़ित है, वो अपना दुख दर्द बयां कर रहा, मुस्कुरा रही है मंद मंद, वजह है क्या, जान सकता हूं मैं ये देख रही हूँ कि जो सुमित जी हैं
पर जो भी पुलिस प्रशासन से इतना परेशान हो रखे हैं, खुद इंस्पेक्टर हैं, 2017 से पहले की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तब से परेशान, उम्र कितनी रही होगी इनकी 2017 से पहले? बस वही सोच रही थी मैं। आप प्रश्न पूछ रहे, देखने में तो लग रहा है हमारी ही उम्र के होंगे। तो मैं इनका 10 वर्ष उम्र हुआ होगा, यही ना कहिएगा। नहीं पूजा जी, सिर्फ ये परेशान नहीं है मैम, आप पूरा मामला समझी नहीं। इनके बाप दादा तक परेशान रहे हैं। मत करिए, इंटरप्ट मत करिए। आपने मेरे भाई, जब मुझे लगेगा इंटरप्ट करना मैं करूंगा। देखिए नहीं, ऐसा कारण है, पूछा आपने तो कारण आपको जानना पड़ेगा। मैं भूपेश मैडम, जी आप इंटरप्ट मत करिए। आशीष जी आपको अपनी उम्र बता देते हैं, हम आपको अपने बारे में बता देते हैं। मत बोलने दीजिए। और सबसे पहले नहीं, आप जब मुस्कुरा रही थी तो अब मुझे तो आपको पूछना पड़ेगा ना, आप मुस्कुरा क्यों रही है भाई? ये मुस्कुराने का विषय तो है नहीं मैम। दूसरी चीज मैं इस पे मुस्कुराई कि इन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के पास गए ही नहीं, हम क्यों जाए वहां पे। उसके बाद इन्होंने कहा कि इनके ये तो आप लोगों के अंदर चिंतन का विषय होना चाहिए कि आज पीड़ित परिवार आपके पास नहीं आ रहा। क्या ऐसा माहौल बना रखा आप लोगों ने? भाई, मारने वाला मुसलमान है, उसको डर है। जवाब लेंगे मैडम, मेरे छोटे भाई को नहीं, मेरे पूरे परिवार पर FIR दर्ज करवाई गई है ताकि हमारे घर में कोई पैरवी ना कर सके और सब लोग। ठीक है मैम, प्लीज बने रहिएगा, आप बने रहिएगा, सुमित आप भी बने रहिए। मैं बता दूं आप लोगों को हमारे साथ, ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को हमारे साथ वेद भूषण जी हैं, पूर्व ACP हैं, दिल्ली पुलिस में रहे, उनसे हम बातचीत करेंगे। वेद भूषण जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। सर फोन लाइन पर है वेद भूषण जी। वेद भूषण जी, जो पीड़ित है सर, वो भी वर्दी पहनता है और मल्लावा थाने पर बैठे तमाम अधिकारी भी वर्दी पहनते हैं हरदोई के। वर्दी वाला वर्दी वाले का साथ ना देकर टोपी वालों के साथ खड़ा क्यों है सर? इसको किस प्रकार से आप परिभाषित करेंगे? क्यों आखिर इतना सफर करना पड़ रहा है व्यक्ति को? देखिए आशीष जी, यदि आप इतिहास में जाएं तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो मुगल थे उनकी नीति साम्राज्यवाद की। आप मोहल्ले एक हरदोई की बात कर रहे हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान और दुनिया की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे किस तरह से मुगलों ने हिंदुस्तान के ऊपर, क्या समाजवादी पार्टी के नेता मेरा ज्ञान बढ़ाएंगे कि क्या पहले हिंदू राज था या मुगल आ गए थे यहाँ पर? तो इस चीज का जिस तरह से साम्राज्यवाद को अपनाया गया इस देश के अंदर और जिस तरह से बढ़ावा दिया, और समाजवादी पार्टी के लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, अखलाक के साथ खड़े हुए हैं। और एक इंस्पेक्टर कस्टम के हैं, उनके साथ जाती हो रही है, बता रहे सपा के टाइम में उनके खिलाफ FIR हुई, उसको वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस पर वो सब उम्र पे सवाल कर रही है, आपकी उम्र कितनी थी? वो बता रहे हैं मेरे परिवार, मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा दादी, बाबा ताऊ, उनके समय में मुकदमा दर्ज हुआ था, उनकी उम्र तलाश कर रही है। तो ये दुर्भाग्य देश का मिश्रा लिख रही है अपने आप को। तो उनका तो कायदे में उनका तो मन है कि ये मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाए। अभी वहां मेरठ का जिक्र कर रही थी कि मेरठ में एक हिंदू मोहल्ले के अंदर एक मुसलमान ने एक मकान ले लिया। उनको कितना दर्द है कि मुसलमान को मकान बेचकर जाना पड़ा। उनको दर्द नहीं है कि दिल्ली में कबीर नगर एक जगह है जहां पर केवल 2 परिवार बचे हैं, हिंदू परिवार। में आपको उनका एड्रेस, नाम अब सभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भेज देता हूं, आकर उनके साथ खड़े हों। समाजवादी पार्टी के सामने आप मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हुए हैं, आप बांग्लादेशियों का दर्द नहीं समझते। वेद भूषण जी, सॉरी टू इंटरप्ट, चूंकि आप फोन लाइन पर हैं तो आप देख नहीं पा रहे। पूजा जी आपकी बात पर भी मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। पहले वो इस पीड़ित परिवार की पीड़ा से मुस्कुरा रही थी, अब जब आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उस दिशा में हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो फिर भी पूजा जी मुस्कुरा रही हैं। आशीष जी, ये ताजिया पूजने वाली पार्टी से आती हैं। ठीक है, ये लोग कृष्ण को मानने वाले लोग नहीं हैं, क्राइस्ट को मानने वाले लोग हैं। ये होली नहीं लोग मनाते हैं। वेद भूषण जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? इस पर कुछ कहना चाहेंगे पूजा जी की मुस्कुराहट पर? हैलोवीन मनाना बंद कीजिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एक शर्म की बात है कि इतना एक पेनफुल मामला है, एक दर्द भरा मामला है। एक पीड़ित बैठे अपने दुख बयां कर रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ जाती हुई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के टाइम में हुई है, अम्बेडकर के टाइम में हुई है, भीम, समाजवादी पार्टी, BSP, तमाम एक सवाल सभी सवाल के घेरे के अंदर है। प्रताड़ित है और आप मुगल की बात तो आपके टाइम में प्रताड़ित है उनका परिवार। पूजा मिश्रा आपके टाइम में भी उनके खिलाफ FIR हुई है, तो बता रहे हैं आपको FIR हुई है आपके समय में। आपके समय में हालत ये थी कि कोई मुसलमान जाके हिंदू के खिलाफ कंप्लेंट करते तुरंत FIR होती थी। तो कम से कम आप उनके साथ सहानुभूति तो रखें, आप मुस्कुराए ना, सहानुभूति तो रखें, कम से कम आंसू ना बहाएं, कम से कम सहानुभूति तो रखें उनके साथ में।
मतलब आपको उनके साथ में आपको अंदरूनी मामला समझ में आता है, आप उनके साथ आप करा रही हैं, आप उनको कम से कम उनको बताएं कि हाँ हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। नहीं कि आपको डॉक्टर पूजा मिश्रा के सरनेम से आपत्ति होने लग गई, आप मुगल की बात करिए। बिल्कुल आपत्ति है, आप इसी मुसलमानों के साथ। मैं रोक रहा हूँ वेदभूषण जी, सर मैं प्लीज आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, भूपेंद्र जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पूजा जी आपको भी रोक रहा हूँ। पूजा जी अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। पूजा जी सुन लीजिए, 45-46 मिनट की डिबेट हो गई है। अगर सुनिए 45-46 मिनट की डिबेट हो गई है, शुरुआत सुनिए ना पूजा जी। अब आप मुझे भी नहीं बोलने देंगे मैम, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। 45-46 मिनट की डिबेट हो गई है, सुनिए ना पूजा जी। अगर बैठी हूँ तो मैं अपनी बात कह दे रही हूँ। अरे मेरा सवाल सुनना आपको, पूजा जी सवाल सुन लीजिए। आप अपनी बात, जब मेरी बात पूरी हो जाए, सुनिए, जब मेरी बात पूरी हो जाए तब आप अपनी बात शुरू कीजिएगा। जरा सा डाउन करना भैया, सुन लीजिए। आप नहीं इसे सुनेंगे, मैं जानता हूँ आपकी आदत, जानता हूँ, पहली बार तो ना आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ। सुनिए पूजा जी, मेरा कहने का मतलब बस इतना है, तमाम दर्शक भी देख लें, जान लें, समझ लें। 45 मिनट की डिबेट हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूजा जी से हमने कई बार बातचीत की, कई राउंड उनसे बातचीत हो चुकी है इस डिबेट में, लेकिन एक बार भी अगर किसी ने सुना हो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रही हैं कि ये जो पूरा मामला है, जो भी मुसलमान इनको परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम मांग करते हैं सरकार से कि इनके ऊपर एक्शन हो और पीड़ित को न्याय मिले, ये शब्द अगर कहा हो पूजा जी ने पूरे 45-46 मिनट में, तो बताइए। और अभी भी समाजवाद का असली चेहरा दिखाते हुए मुस्कुरा रही हैं पूजा जी। आशीष जी, अभी मेरी आवाज आपके ऑडियंस तक जा रही है कि नहीं, पहले कंफर्म। बिल्कुल आपकी आवाज जा रही है, बिल्कुल जा रही है आपकी आवाज। ओके डन। तो अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, इतनी देर से बैठे, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने लॉजिकल बात की कि अगर आप गए थे भी, जो है पीड़ित ने बताया आपको कि कोर्ट गए, वो वहां से भी चार्जशीट लेकर के जा चुकी हुई है। और आप सोचिए कि मैंने पहले भी कहा कि जो कुटुंब की बात कर रहे हैं आप, वो परेशान कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा परेशान तो ये प्रशासन से हो रखे हुए हैं। प्रशासन जाए, इन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है, कार्रवाई करे जो गलत है, इनको न्याय दिलाया जाए। और इससे पहले एसीपी साहब आए, आपने कहा क्या फंस रही, हास्यप्रद है। बात हो रही है कि सुमित जी के साथ में न्याय होना चाहिए, वो कह रहे हैं मुगल, वो कह रहे हैं इनके नाम के आगे मिश्रा लगा हुआ है। ये सब कोई तात्पर्य रखता है इस मुद्दे के साथ में? आप मुसलमानों के साथ खड़ी हुई हो, एक हिंदू, एक हमारा इंस्पेक्टर है, उसके साथ नहीं खड़ी होती, ये दर्द है, शर्मनाक बात है। इसलिए मैं मिश्रा बार बार बोल रहा हूँ। आप उनके लिए बोल दीजिए कि हाँ मुसलमानों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो मुस्लिम मोहल्ले में उनके दर्द है, परेशानी है, उसके लिए आप नहीं बोलेंगे। विभाग के लोगों को सुरक्षित नहीं देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि विभाग के लोगों के साथ में। मिश्रा जी, आपको शायद, मिश्रा मैडम आपको विभाग ही नहीं पता, वो कस्टम के इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर में। ठीक है, ओके। अब मैं रोक रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पूजा जी से बात करना चाहूंगा। पूजा जी एक टास्क है आपके लिए, पूजा जी एक टास्क है, एक चैलेंज है आपको। बिसाड़ा में अखलाक की मौत हुई थी, ये हंसते हुए एक बार कहिए प्लीज, ये हंसते हुए कह दीजिए एक बार। बिसाड़ा में अखलाक की मौत हुई थी, हंसते हुए कह दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी मौत को जो है हंसते हुए कहते तो नहीं कहेंगे। हम आपके तो जो है ये गाइडेंस में नहीं आएंगे। नहीं, आप वो नहीं बताइए यहाँ पे किसी की मौत हुई हो? नहीं कहेंगे ना, बिल्कुल नहीं, नहीं कहेंगे, मैं जानता हूं नहीं कहेंगे। किसी की मौत पे आप नहीं कहेंगे कि हंसते हुए। सामने मुसलमान पार्टी है, कैसे कह देंगे आप? पीड़ित दलित है, हिंदू भी रहे, मुसलमान रहे, कोई भी रहे, दलित रहे, किसी की मौत पे हंसते हुए नहीं कहेंगे। आप लोग कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप कहिए। अरे भाई आप तब से मुस्कुराए पड़ी हैं, आपसे कुछ भी पूछ लो बैठकर, आप मुस्कुरा रही है पूजा जी। बिल्कुल ये हंसी, बेशर्मी भरी हंसी, ये बेशर्मी वाली हंसी आपको समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी आप मजाक उड़ा रही हो पीड़ित परिवार का, जो मदद की उम्मीद लगाए यहाँ बैठा है हमारे साथ। नहीं मजाक उड़ा रही हूँ मैं, एसीपी का मजाक उड़ा रही थी, अब मैं उड़ाऊंगी। नहीं, इससे पहले जो हमारे साथ सुमित जी हैं, नहीं उनकी बात पर आप हंस रही थी कि नहीं हंस रही थी? आपको जानकारी है पैसे के लिए मामले की। अगला आदमी कह रहा है कि हम हाईकोर्ट तक गए हैं, आप कह रही है कि उनको कोर्ट जाना चाहिए। जबरदस्ती नहीं पता लग रहा पारा पूजा मिश्रा आपको, आपने डॉक्टरेट की डिग्री किस चीज के लिए? आपको कस्टम इंस्पेक्टर में पुलिस इंस्पेक्टर फर्क ही नहीं पता है। भूपेन जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं ये सपा की प्रवक्ता बहन मिश्रा, आपको मालूम है हमारे आदरणीय अखिलेश जी जब तक होली मनाते रहे तब तक शासन सत्ता में रहे, मुलायम सिंह यादव जी भी रहे, लेकिन जब से ये हैलोवीन लोग मनाने लगे
तब से वहां का जदुवंश और पीडीए की बात करते, जदुवंश भी उनको दरकिनार करके महिलामेट कर दिया। और रही बात ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये सिर्फ मुसलमान को बलबहिया करके जदुवंश मेरे पास समय सीमित था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुमित को न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। और आज ये भी समझ में आया है तमाम दर्शकों की समाजवादी पार्टी की क्या नीति, क्या नियम रहते हैं जब बात पीडीए की आती है चुनाव के दौरान, और जब वाकई में कोई पीडीए परिवार का सदस्य परेशान रहता है तब वो किस प्रकार से मुस्कुराते हैं। जरा वो भी आप लोग देखिए। बेहद महत्वपूर्ण ये विषय था। पीड़ित दलित, आरोपी मुसलमान, समाजवादी पार्टी की चुप्पी इस मामले में देखने को मिली, लेकिन कानून व्यवस्था की कितनी बड़ी विफलता है इस सवाल भी हम पूछ रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी से मांग कर रहे हैं कि इस परिवार को न्याय जरूरी है, मिलना उतनी ही इसकी बात हम करते रहेंगे लगातार जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा। इस डिबेट में आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। पूजा जी, वेदभूषण जी, भूपेंद्र यादव जी और सुमित हमारे साथ जो पीड़ित जुड़े, आप सभी का आभार। चर्चा में इतना, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।